Let us see workshop 1.3 English का 8th स्टैंडर्ड द पिलग्रिम का वर्कशॉप हम देखेंगे आज। द पिलग्रिम 1.3 इंग्लिश का 8th स्टैंडर्ड। लेट अस सी द वर्कशॉप। सबसे पहले वर्कशॉप में इंग्लिश के पेज नंबर 14 पे, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 14 पे pick out the word from the poem, fill in the web diagram. They should be related to theme in the web. यहाँ पे हमें ऐसे वर्ड्स पोएम से ढूंढने बोला है जो पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड हो। जैसे यहाँ पे ट्रैवल दिया हुआ है तो ट्रैवल से रिलेटेड वर्ड हमें टेक्स्ट बुक में मतलब पोएम में से हमें ढूंढ के लिखना है। तो स्क्रीन के राइट साइड में हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसका सॉल्यूशन मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे ट्रैवल से रिलेटेड है हाईवे, जर्नी, पाथ और वे। तो ये सारे वर्ड हमें वेब में फिलअप करना है, हाईवे, जर्नी, पाथ और वे। नेक्स्ट वेब में लेट अस सी द नेक्स्ट वेब में हमें बोला है टाइम अराउंड सनसेट। तो हमें टाइम बताना है अराउंड सनसेट। तो सनसेट के बाद का मुझे टाइम यहाँ पे बताना है कि कौन सा टाइम सनसेट मतलब शाम के वक्त का बोला गया है। तो यहाँ पे राइट साइड में वी हैव सॉल्व्ड इट। इवनिंग टाइम, क्लोज ऑफ द डे, ट्विलाइट और इवेंटाइड। ये सारे वर्ड टाइम अराउंड द सनसेट है मतलब शाम का टाइम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इवनिंग, क्लोज ऑफ द डे, ट्विलाइट और इवेंटाइड। तो ऐसे हमें इसको फिलअप कर लेना है। लेट अस गो फर्दर। टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो हमें मैचिंग मतलब मैच द वर्ड इन अ कॉलम ए एंड बी। मतलब हमें मैच करना है रिलेटेड वर्ड। इम्प्लाइड कंपैरिजन बोला है। इम्प्लाइड कंपैरिजन मतलब एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है बट वो वर्ड उससे रिलेट किया हुआ है। मतलब पोएम में पर्टिकुलर वर्ड उस पर्टिकुलर वर्ड के लिए यूज़ किया गया है। तो वैसे हमें ऐसे रिलेटेड वर्ड को मैच करने यहाँ पे बोला है। तो फर्स्ट वाला है पिलग्रिम। तो हमें पिलग्रिम को मैच करना है मतलब पिलग्रिम का मैचिंग किसके साथ होगा। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं लेकिन इसका आंसर एफ़ है, एफ़। तो यहाँ पे अ ड्यूटीफुल मैन, पिलग्रिम मतलब होता है अ ड्यूटीफुल मैन। तो ये उसका रिलेटेड वर्ड है, ये इसका आंसर है। मतलब फर्स्ट वाले का आंसर है एफ़ वाला। तो फर्स्ट वाले का आंसर एफ़ वाला हमें लिखना है, एफ़। अ ड्यूटीफुल मैन। राइट साइड की स्क्रीन पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिया हुआ है राइट साइड की स्क्रीन में। तो फर्स्ट वाले का आंसर अ ड्यूटीफुल मैन आएगा। मतलब हमें यहाँ पे ड्यूटीफुल मैन मतलब ये आंसर यहाँ पे लिख लेना है, या तो फिर हमें फिर से पूरा क्वेश्चन लिख के और आंसर लिखना है। तो ऐसे हमें इसको मैच करना है। तो जैसे मैंने फर्स्ट वाले का आंसर बताया है, पिलग्रिम का आंसर आएगा ड्यूटीफुल मैन मतलब एक जिम्मेदार आदमी जो अपनी ड्यूटी मतलब सर्विस को एक डिवोटेड मैन। नेक्स्ट है जर्नी। तो जर्नी का यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है लाइफ के साथ। तो जर्नी लाइफ के साथ मैच होगा, जर्नी का आंसर आएगा लाइफ। तो यहाँ पे हमें सेकंड वाले आंसर में लाइफ लिखना है मतलब यहाँ पे लाइफ आएगा। तो ऐसे जर्नी का आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमें जो क्वेश्चन था इवनिंग और क्लोज ऑफ डे। इवनिंग और क्लोज ऑफ डे रिलेटेड है ओल्ड एज से। इवनिंग और क्लोज ऑफ डे थर्ड वाला रिलेटेड है ओल्ड एज। तो इसका आंसर ओल्ड एज आएगा। तो हमें ई वाले का आंसर 3 वाले का आंसर ई है मतलब यहाँ पे ओल्ड एज लिखना है। तो ये यहाँ पे ई भी हम लिख सकते हैं या ओल्ड एज भी लिख सकते हैं। नोटबुक में हम सॉल्व करके रख सकते हैं, राइट आंसर उसके बाजू में लिखना है। इवनिंग और क्लोज ऑफ डे मतलब ओल्ड एज।
ओल्ड एज, तो ऐसे हमें लिखना है। नेक्स्ट है चैज़म। चैज़म या चैज़म भी हम बोल सकते हैं, डीप वाइड। चैज़म डीप और वाइड दिया हुआ है। इसका आंसर जो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है वो है थ्रेट टू लाइफ। हम देख सकते हैं यहाँ पे थ्रेट टू लाइफ, फोर्थ वाले का आंसर थ्रेट टू लाइफ, तो ये इससे मैच होगा। तो फोर्थ वाले का आंसर थ्रेट टू लाइफ है, तो यहाँ हमें फोर्थ वाले का आंसर ए है, तो वहाँ पे ए लिखना है। चैज़म डीप वाइड, ये इसका मीनिंग नहीं है बट रिलेटेड वर्ड है, तो हमें इम्प्लाइड वर्ड्स ढूंढ के लिखना है जो दोनों में मैच हो रहा है, मतलब कंपैरिजन में सेम लग रहा है, ऐसे वर्ड लिखना है। नेक्स्ट है बिल्डिंग अ ब्रिज। बिल्डिंग अ ब्रिज किससे रिलेटेड है? बहुत इजी है। फिफ्थ वाले का आंसर यहाँ पे जी है। बिल्डिंग वर्ड रिलेटेड है, देखो हम देख सकते हैं सॉल्विंग द प्रॉब्लम, गेटिंग राइड ऑफ थ्रेट ऑफ लाइफ, तो ऐसे ये रिलेटेड वर्ड है। तो यहाँ पे बिल्डिंग अ ब्रिज का आंसर आएगा सॉल्विंग द प्रॉब्लम, मतलब कि जैसे ब्रिज बनाना मतलब प्रॉब्लम्स को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फिफ्थ वाले का आंसर हमें यहाँ पे फिफ्थ में जी लिखना है, मतलब यह आंसर हमें सॉल्व करना है। नेक्स्ट है सिक्स वाला पिटफॉल। पिटफॉल सिक्स वाले का आंसर ट्रैप होगा। जैसे पिटफॉल मीन्स ट्रैप है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिक्स का बी है, बी में ट्रैप दिया है, तो ऑप्शन में ट्रैप हमें मैच हो रहा है, तो यह आंसर यहाँ पे मैच होगा पिटफॉल। जैसे टेक्स्ट बुक में इसका मीनिंग दिया हुआ है पिटफॉल मीन्स ट्रैप, तो वैसे इसका आंसर ट्रैप आएगा। नेक्स्ट है क्लोज ऑफ द डे, तो सिक्स वाले का आंसर बी आ रहा है। नेक्स्ट है क्लोज ऑफ द डे। क्लोज ऑफ द डे का जो मीनिंग है वो है डेथ, तो क्लोज ऑफ द डे का जो मैच होगा, क्लोज ऑफ द डे उसका मैच होगा डेथ से। तो देखो यहाँ पे क्लोज ऑफ द डे, इसको हमें मैच करना है डेथ से, तो ये हमारा आंसर है। तो सेवेंथ वाले में हमें डेथ लिखना है, मतलब उसका जो आंसर है डी है, वो वहाँ पे डी आएगा। तो ऐसे हमें पूरा मैच द कॉलम हमारा कंप्लीट हो रहा है। वी हैड सीन हाउ टू सॉल्व दिस मैच द कॉलम। लेट अस गो फर्दर। नेक्स्ट पेज पे हमें यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछा हुआ है, द ओल्ड पिलग्रिम। तो ओल्ड पिलग्रिम के बारे में क्वालिटीज़, मतलब रीड द पोएम एंड राइट 3 क्वालिटीज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तुमको क्वालिटीज़ लिखने बोला है, मतलब ओल्ड पिलग्रिम का क्वालिटी, द फेलो मैन की क्वालिटी और द यंग पिलग्रिम, क्योंकि पोएम के अंदर 3 टाइप ऑफ पर्सन एक्सप्लेन किए गए हैं पोएम में। एक तो ओल्ड पिलग्रिम, दूसरा फेलो पिलग्रिम जो उनसे बात कर रहा था, और तीसरा जो यंग पिलग्रिम जो बाद में आएगा। तो ओल्ड पिलग्रिम जो ब्रिज बनाया है, और फेलो पिलग्रिम जो ओल्ड पिलग्रिम से बात कर रहा है कि क्यों ये ब्रिज बना रहे हो, हम तो यहाँ से चले जाएंगे, और यंग पिलग्रिम जो बाद में आएगा। इनकी क्वालिटीज़ लिखने बोला है। द ओल्ड पिलग्रिम की क्वालिटीज़ मैं यहाँ पे डायरेक्टली बता देता हूँ। ओल्ड पिलग्रिम हेल्पफुल है, हेल्पफुल मदद कर रहा है सबकी, तो ये उसकी क्वालिटी है। दूसरा वो काइंडफुल है, काइंडफुल मतलब सबके साथ वो अच्छा बिहेवियर रख रहा है। और थर्ड जो ओल्ड पिलग्रिम है वो एक्सपीरियंस्ड है, एक्सपीरियंस। तो ऐसे हम तीन आंसर इसके लिख सकते हैं, हेल्पफुल मैन, काइंडफुल मैन और एक्सपीरियंस्ड पर्सन। तो ऐसे मैंने तीनों का आंसर बता दिया है। यू नोट डाउन इन योर नोटबुक। फर्स्ट वाले का हेल्पफुल पर्सन, सेकंड वाले का काइंडफुल मैन, और थर्ड वाले का एक्सपीरियंस पर्सन। तो ये मैंने ओल्ड पिलग्रिम का ही आंसर बताया है। लेट अस गो फर्दर। अब फेलो पिलग्रिम का आंसर क्या आएगा? फेलो पिलग्रिम की जो क्वालिटीज़ अंदर बताई है वो है थॉटलेस मतलब उसे नहीं पता था कि ये ब्रिज के पीछे क्या थॉट है ओल्ड मैन का। जो ब्रिज बनाया जा रहा है चैज़म पे, मतलब वो गड्ढे के ऊपर जो ब्रिज बनाया जा रहा है उसका क्या उस थिंकिंग है वो उससे नहीं मालूम था, तो वो थॉटलेस था। दूसरा सेकंड पिलग्रिम हेल्पलेस था, वो किसी की हेल्प नहीं करना चाहता था, तो उसका आंसर हेल्पलेस आएगा।
और थर्ड में हम लिख सकते हैं क्यूरियस, वो क्यूरियस था, उसे क्वेश्चंस थे, वो ओल्ड मैन से क्वेश्चंस पूछ रहा था कि क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों बना रहे हो। तो ऐसे तीनों एरो पे हम उनकी क्वालिटीज़ लिख सकते हैं। लेट अस गो फर्दर। अब यंग पिलग्रिम के बारे में हमें देखना है। यंग पिलग्रिम, जो यंग पिलग्रिम है उसकी कुछ क्वालिटीज़ दी गई है। नंबर 1, वो फियरफुल है। फियरफुल मतलब डरा हुआ है होगा, क्योंकि वो पहली बार आएगा वो ब्रिज के पास, तो उसे पता नहीं होगा कि यहाँ पे पिट है, ट्रैप है, गड्ढा है जिसमें वो गिर सकता है, तो वो फियरफुल होगा। सेकंड, वो अनएक्सपीरियंस्ड है। अनएक्सपीरियंस मतलब वो क्योंकि ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं रखा है, क्योंकि वो वहाँ पे से पहली बार जा रहा है तो उसे मालूम नहीं होगा कि वहाँ गड्ढा है। नेक्स्ट, जो यंग पिलग्रिम होते हैं वो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एंग्री, जैसे गुस्से वाले होते हैं, या तो एनी भी हम लिख सकते हैं, एनी पर्सन, एनी न्यू पर्सन या एंग्री पर्सन। तो मोस्टली जो यंग लोग होते हैं वो एंग्री टाइप के होते हैं, तो वो गुस्सा हो जाएंगे कि इससे पहले जो लोग गए उन्होंने कुछ नहीं किया, तो उन्हें गुस्सा आएगा। तो यंग पर्सन आगे वालों पे गुस्सा खाएंगे, तो एंग्री पर्सन मतलब गुस्से वाले होंगे। क्यों गुस्से वाले हो रहे हैं? क्योंकि आगे के लोगों ने उनके लिए कुछ नहीं किया, मतलब जो लोग यहाँ से ऑलरेडी गए थे उन्होंने वहाँ पे ब्रिज नहीं बनाया, तो उनको गुस्सा आएगा यंग पिलग्रिम को। तो ऐसे हमने तीनों के आंसर्स सॉल्व कर दिए हैं। तो ये हमारा जैसे तीनों का आंसर हमें मिल गया। लेट्स गो फर्दर। आंसर इन योर ओन वर्ड्स, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है और आंसर हमें लिखना है आंसर इन योर ओन वर्ड्स। ओन वर्ड्स में हमें आंसर लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा पेज नंबर 15 पे है टेक्स्ट बुक में। ये मैंने टेक्स्ट बुक का इमेज यहाँ पे रखा हुआ है। वाई डिड द ओल्ड मैन नीड टू बिल्ड अ ब्रिज अक्रॉस द chasm? क्यों ज़रूरत पड़ा ओल्ड मैन को ब्रिज बनाने का? अक्रॉस द chasm, वो गड्ढे के ऊपर ब्रिज बनाने का क्यों ज़रूरत पड़ रहा है ओल्ड मैन को? तो यहाँ पे आंसर में राइट साइड पे हम देख सकते हैं, वाई डिड द ओल्ड मैन नीड टू बिल्ड अ chasm? तो यहाँ पे राइट साइड में मैंने इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा कर लिया है, तो यू कैन राइट डाउन दिस आंसर विद एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे पूछा था कि वाई डिड द ओल्ड मैन नीड टू बिल्ड अ chasm? क्यों उसने वो chasm बिल्ड किया? तो दिस इज़ अवर आंसर। तो दिस इज़ अवर फर्स्ट आंसर। द ओल्ड मैन हैड ऑलरेडी क्रॉस द chasm। ओल्ड मैन ने ऑलरेडी chasm क्रॉस कर लिया है, एंड वुड नेवर पास द वे अगेन, बट वो फिर से वहाँ पे नहीं आएगा। हैंस द ओल्ड मैन हैड नो नीड टू बिल्ड अ chasm। तो यहाँ पे उसको कोई ज़रूरत नहीं था। वाई डिड द ओल्ड मैन हैव नो नीड? हमको जो क्वेश्चन पूछा था कि उसने जो chasm बनाया है, क्या उसको कुछ ज़रूरत थी बनाने की? तो उसको कोई ज़रूरत नहीं थी, ये इसका आंसर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पास हो चुका था। chasm के ऊपर ब्रिज की उसको कोई ज़रूरत नहीं थी बनाने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर से पास हो चुका था। तो ये उसका आंसर आएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो हमें समझना है। वाई डिड द ओल्ड मैन हैव नो नीड? ओल्ड मैन को कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों ऐसे? chasm की कोई ज़रूरत, chasm के ऊपर ब्रिज की कोई ज़रूरत नहीं थी। ऐसे क्यों? क्योंकि ओल्ड मैन ऑलरेडी क्रॉस हो चुका था ब्रिज, तो उसे ब्रिज की chasm क्रॉस हो चुका था, तो उसे ब्रिज की कोई ज़रूरत नहीं थी। गड्ढा क्रॉस कर चुका था, तो उसे ब्रिज की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो उसे ब्रिज का कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसे नहीं बनाना चाहिए था ब्रिज। तो ऐसे ये क्वेश्चन था, हमें ये नहीं पूछा है कि उसने ये ब्रिज क्यों बनाया, हमें ये पूछा है क्या उसे ब्रिज की ज़रूरत थी? क्यों उसने, जैसे ये ब्रिज कि उसको कोई ज़रूरत क्यों नहीं थी ब्रिज की? क्योंकि वो क्रॉस हो चुका था, इसीलिए उसको ब्रिज की कोई ज़रूरत नहीं थी। ये इसका आंसर आएगा। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में हम देख सकते हैं, व्हाट एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड ही गिव टू द फेलो पिलग्रिम?
फॉर हिज थॉटफुल डीड। जैसे उसने जो ओल्ड मैन था उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया है अपने थॉटफुल डीड के लिए, जो वो एक्ट कर रहा है उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम देख सकते हैं सी में है, व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड ही गिव टू द फेलो पिलग्रिम फॉर द थॉटफुल डीड। मतलब जो ओल्ड मैन ने जो एक्ट किया था उसका उसने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। द ओल्ड मैन सेड ही इज़ एक्सपीरियंस एंड नॉट अफ्रेड ऑफ द कैसम। मैं एक्सपीरियंस हूँ, मुझे पता है यहाँ पे गड्ढा है, मैंने देख लिया था, तो मुझे अब उससे डर नहीं है और मैं उसको क्रॉस कर लूँगा। तो ऐसे ओल्ड मैन ने एक्सप्लेन किया। हाउएवर देयर माइट बी अ यंग अनएक्सपीरियंस यूथ, बट यहाँ पे बाद में मेरे बाद जो यंग एक्सपीरियंस लोग आएंगे, मेरे बाद जो लोग आएंगे जो नए होंगे, whom the chasm would prove to be pitful, बट उनके लिए ये पिटफुल हो सकता है, मतलब एक ट्रैप हो सकता है। वो इस कैज़म में गिर सकते हैं, गड्ढे में गिर सकते हैं और उन्हें चोट लग सकती है। He too had to cross it at a twilight, और वो भी शाम के टाइम पे यहाँ पहुँचेंगे ट्विलाइट में। The old pilgrim was building to help with this youth, इसीलिए वो ब्रिज बना रहे थे कि आने वाले जो बाद में लोग हैं वो गड्ढे में न गिर जाए और उनको चोट न लगे। तो ऐसे वो ब्रिज क्यों बनाया गया है इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। फर्स्ट आंसर में हमें ये पूछा गया था कि क्यों ज़रूरत पड़ गया ओल्ड मैन को ब्रिज बनाने का, तो उन्हें तो कोई ज़रूरत नहीं था, ब्रिज बनाने का कोई ज़रूरत नहीं था क्योंकि वो ऑलरेडी क्रॉस कर चुके थे। तो वाई डिड द ओल्ड मैन नो नीड, तो उन्हें कोई भी नीड नहीं था फर्स्ट वाले आंसर में। सेकंड वाले आंसर में पूछा है कि क्या एक्सप्लेनेशन दिया ओल्ड मैन ने ब्रिज के लिए, तो हम देख सकते हैं ओल्ड मैन ने ब्रिज के लिए ये एक्सप्लेनेशन दिया है कि ये ब्रिज मेरे बाद जो आने वाले लोग हैं उनके लिए हेल्पफुल होगा। लेट अस गो फर्दर एंड सी अवर लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे टू ऑल ऑफ अस। ये पोएम हम सबको क्या मैसेज दे रहा है। कन्वे टू ऑल ऑफ अस मतलब एक्सप्लेन या गिवन टू अस, कन्वे, तो पोएट हमको क्या मैसेज दे रहा है इसका आंसर हमें लिखना है। व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे, पोएम कन्वे टू अस। तो इसका आंसर हम देख सकते हैं पोएम में हमें क्या मैसेज मिल रहा है। The poem strongly convey the message that one must be generous and unselfish। कोई भी जो है वो जनरस होना चाहिए, उसको अपने हार्ट को बड़ा रखना चाहिए, दूसरों की हेल्प करना चाहिए, ना कि कंजूस हो। वो जनरस होना चाहिए दूसरों की मदद करने के लिए और सेल्फिश ना हो। एंड अनसेल्फिश मतलब नॉट सेल्फिश, सिर्फ खुद का ना सोचता हो, दूसरों का भी सोचता हो ऐसे। मोर ओवर वी मस्ट ट्राई टू हेल्प अदर्स हु आर नॉट एज एक्सपीरियंस एज वी, और हमें दूसरों की मदद करना चाहिए जो हमारी तरह एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, जो हमारी तरह जानकारी नहीं रख पाते, तो हमें उनकी मदद करना चाहिए, उनकी हेल्प करना चाहिए। तो ऐसे ये पोएम मैसेज हमें दे रहा है, कन्वे कर रहा है। तो यू आर गेटिंग इट। लेट अस गो फर्दर एंड सी। आगे हमें राइमिंग वर्ड्स निकालने बोले हैं। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं वे ग्रे, वाइट साइड टाइट, डिम हिम, ये सब राइमिंग वर्ड्स है। तो ऐसे हमें राइमिंग वर्ड्स निकालना है पोएम के स्टैंजास के। तो यहाँ पे जो पोएम में स्टैंजास है उसके राइमिंग वर्ड, तो फर्स्ट स्टैंजा पोएम का है, उसका राइमिंग वर्ड मतलब उसका एंड हमें देखना होगा। जैसे पहले वाले स्टैंजा के अंदर वे और ग्रे है, तो ये दोनों मैच होते हैं, तो वो बेस पे हमें उसका राइमिंग बना है। तो ये फोर्थ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, इसका राइमिंग वर्ड निकालेंगे। तो लेट अस गो ऑन द पोएम एंड सी व्हाट आर द राइमिंग वर्ड्स। तो हम पोएम में जाके देखते हैं। लेट अस गो ऑन पोएम फर्स्ट स्टैंजा। तो दिस इज़ अवर फर्स्ट स्टैंजा ऑफ पोएम द पिलग्रिम।
तो इसका हम राइमिंग वर्ड बना रहे हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं वे और ग्रे, ये दोनों का जो राइम हो रहा है, मतलब एंड जो प्रोनाउंसिएशन है वो मैच हो रहा है। जैसे वे और ग्रे मैच हो रहा है तो इसको हमें ए देना होगा। तो यहाँ पे हम वे को भी ए दे रहे हैं और ग्रे को भी हम ए दे रहे हैं। तो दोनों को ए दिया जाएगा, वे को और ग्रे को। तो दोनों को हमें ए देना है क्योंकि ये मैच हो रहा है, तो ये दोनों को ए दे दिया। नेक्स्ट उसके बाद अब आगे वाइड दिया हुआ है, वाइड। तो वाइड का मैचिंग मुझे ढूंढना होगा। जैसे ये वाइड है तो वाइड का मैचिंग साइड हो रहा है, तो वाइड को मैं बी दे रहा हूँ, तो साइड को भी मुझे बी देना होगा, ऐसे। नेक्स्ट उसके बाद डिम आ रहा है, तो डिम का मैचिंग मुझे ढूंढना होगा। डिम का मैचिंग जो है वो है हिम, डिम हिम। यहाँ पे हम देख सकते हैं वाइड जो बी दिया हुआ है, साइड, ये दो मैच हो रहा है। बट इसके साथ ही साथ यहाँ हम देख सकते हैं साथ ही साथ एक और टाइड भी मैच हो रहा है, तो यहाँ भी हमें बी देना होगा। अब डिम और हिम बचा हुआ है, तो डिम पे मैंने अगर सी दिया है तो हिम पे भी मुझे सी देना होगा क्योंकि इसका राइमिंग है। तो जो जिसका राइमिंग है ऐसे मुझे उसको, तो अब जो इसकी राइमिंग स्कीम बन रही है वो हमें लिखना है। ये सब राइमिंग वर्ड था, वे, ग्रे, वाइड, डिम और वाइड, साइड और टाइड, ये मैच हो रहा था और डिम और हिम मैच हो रहा था। तो इसकी जो राइमिंग स्कीम बन रही है वो हम स्टार्ट से देखेंगे। ए बी सी बी, ऐसी इसकी राइमिंग स्कीम बन रही है। तो हमें इसकी राइमिंग स्कीम लिखना है कि क्या इसका राइमिंग स्कीम है। तो राइमिंग स्कीम जो बन रहा है वो हमें लिखना है पोयम का। तो जो फर्स्ट स्टैंजा का राइमिंग स्कीम है हम हमारे राइट साइड की स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम ए बी सी बी। तो ये फर्स्ट स्टैंजा की राइमिंग स्कीम आएगी ए बी सी बी। कैसे करना है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ऐसे राइमिंग स्कीम हमें निकालना है। लेट अस गो फर्दर। अब हम सेकंड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम देखेंगे कैसे निकाली जाएगी। सेकंड स्टैंजा, तो पोयम के सेकंड स्टैंजा में हमें जाना है। सेकंड स्टैंजा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। जैसे ये सेकंड स्टैंजा में हमने ऊपर क्योंकि ए बी और सी का यूज़ कर लिया है तो हम आगे डी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं नियर, तो नियर में हमें डी देना है। तो नियर में मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूँ, स्मॉल डी, कैपिटल डी से लिखना है। नेक्स्ट वैसे ही नियर हियर से मैच हो रहा है तो यहाँ भी डी आएगा। फिर उसके बाद में जैसे ऊपर हमने फर्स्ट स्टैंजा में देखा था कि जैसे फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पहला वर्ड जो था वे और ग्रे, वो यहाँ पे आके डे और वे से मैच हो रहा है। तो यहाँ फिर से हमें ए और ए देना होगा क्योंकि ये ऊपर के स्टैंजा में ए से मैच हो रहा था, तो वहाँ पे ए हमें देना होगा। तो और ऊपर के स्टैंजा से टाइड और साइड, जैसे वाइड टाइड मैच हो रहा है तो उसे हमने बी दिया था, तो अभी फिर से इसे बी देना होगा। और ये जो स्टार्ट का था नियर और हियर, ये किसी से मैच नहीं हो रहा था तो इसे डी दिया है। तो आप देख सकते हैं हम इसकी जो स्कीम बनी है वो आएगी डी ए बी। तो कैपिटल में लिख लेना है डी ए और बी। ऐसे हमें इसकी राइमिंग स्कीम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं डी, इसका आंसर हमें लिखना है डी ए बी। तो ये सेकेंड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम है, सेकेंड स्टैंजा। नेक्स्ट अब हम थर्ड स्टैंजा की राइमिंग स्कीम देखेंगे। तो यू कैन डू इट बाय योर ओन। बहुत सिंपल है और इजी है। आई एक्सप्लेन यू हाउ टू डू इट। अगर किसी ऊपर वाले स्टैंजा में किसी स्कीम से मैच होगा तो वही सेम अल्फ़ाबेट यूज़ करना है। जैसे यहाँ पे ए ऊपर से मैच हो रहा है, बट अगर कोई नया वर्ड आएगा तो उसके लिए ई और एफ़ का यूज़ करना है।
तो ऐसे ये वाली स्कीम होगी लास्ट स्टैंजा की. यू कैन ट्राई एट होम. EEAAFFCC. तो ऐसे थर्ड स्टैंजा की जो स्कीम है वो हमारी कंप्लीट हो रही है. तो वी हैड कंप्लीटेड दिस स्कीम. तो ये हमारा राइमिंग स्कीम फुल कंप्लीट हो गया. ऐसे हमें राइमिंग स्कीम सॉल्व करना है. लेट अस गो इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर हमारा पेज नंबर 15 पे जो क्वेश्चन था वो. उसके आगे ग्रामर है, फिगर ऑफ स्पीच है. तो फिगर ऑफ स्पीच वी हैव टू लर्न बिफोर सॉल्विंग इट. तो यू हैव टू चेक माई प्ले लिस्ट ग्रामर. वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच का एक्सप्लेनेशन है. तो यू लर्न फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम देयर. तो वहाँ से वो कंप्लीट हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे पूछा है पिलग्रिम एंड यू विश टू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ इंसिडेंट इन द पोएम. राइट अ शॉर्ट आर्टिकल अबाउट इट फॉर अ मैगजीन जर्नल. तुमको एक शॉर्ट आर्टिकल जर्नल में मतलब एक रिपोर्ट लिखना है. ऑल्सो कन्वे वॉट चेंजेस इट हैज़ ब्रॉट इन योर लाइफ. और तुम्हें इससे क्या सीखने मिला ये भी तुम्हें लिखना है. तो ये हम लिख सकते हैं. कॉम्पोजिशन टाइप है, राइटिंग स्किल है. तो यू कैन डू इट बाय योर ओन. सिंपल है, इजी है. तो वी हैड कंप्लीटेड द होल वर्कशॉप ऑफ दिस पोएम द पिलग्रिम. तो पिलग्रिम का जो पोएम है वो हमारा कंप्लीट हुआ. इंग्लिश का बाल भारती स्टैंडर्ड 8. आई होप यू हैड अंडरस्टूड इट वेरी वेल. थैंक यू all for watching. Don't forget to share and subscribe. Thank you all. Take care.